सर, तो अपना परिचय देते हुए आज बताएं कि जिस तरीके से आज भगवान विश्वकर्मा जी के उपलक्ष्य में जिस तरीके से पूजा चल रहा है और यहाँ पे जिस तरीके का फंक्शन है, आयोजन है, क्या कुछ है सर आज कुछ खास? आज के फंक्शन के संबंध में जी। चूँकि हवाई जहाज इंडस्ट्री जो है, ये उद्योग अन्य कई उद्योगों की भांति भगवान विश्वकर्मा को अपना इस क्षेत्र का पूरा भगवान समझते हैं और यह समझते हैं कि उनकी ही कृपा से सारे क्रियाकलाप होते हैं, खास करके इंजन से संबंधित जितनी भी चीज़ें। बिल्कुल। इसलिए हम लोग 17 सितंबर को हर एक साल विश्वकर्मा पूजा करते हैं। सर, जिस तरीके से आज हम पूरी मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है सर, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, अगर देखा जाए तो जिस तरीके के इंस्टीट्यूट एक बहुत बेहतरीन है, भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया हुआ है सर, क्या कुछ खास है सर इसका शुभारंभ अगर देखा जाए यहाँ पे शुभारंभ कब हुआ सर इस जगह पे? आज से 40 साल पहले 40 ईयर्स जी इसका शुभारंभ हुआ और अभी यह बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इस सब का इकलौता इंस्टीट्यूशन है। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय भारत में 2-4 इंस्टीट्यूट थे। अभी भी कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है, उनकी संख्या 40 के अंदर ही है। और भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उनके अधीन जो निदेशालय है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसके द्वारा ये प्रशासित है। वहीं से अप्रूवल मिलता है तो इस तरह का इंस्टीट्यूट खुलता है। जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो अगर देखा जाए सर तो वो जानना चाह रहे थे दर्शक कि यहाँ पे किस तरह का वो कार्य प्रणाली है, प्रक्रिया क्या है सर, किस तरह का टर्म कंडीशन है? हवाई जहाज को चलने चलाने के लिए आमतौर पर लोग समझते हैं कि पायलट की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जहाज उड़ने योग्य है कि नहीं, उसकी पूरी तरह जांच, उसकी मरम्मती, उसकी देख रेख करके जो इंजीनियर या सर्टिफिकेट देते हैं कि जहाज उड़ने लायक है जी, उनको बोला जाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। और जब वे फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देते हैं पायलट को कि ये जहाज उड़ने योग्य है, तभी पायलट उड़ा सकता है। इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पढ़ने वालों के लिए जिस पद पर ये जाएंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कहलाएंगे, उनके लिए पढ़ाई खत्म होने पर, परीक्षा पास होने पर लाइसेंस भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मिलता है। इस प्रक्रिया को, ये ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है सर, कितने माह की है सर? यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग है। एक कम दिनों की है जो 2 साल की है। उस 2 साल में 1 साल हम यहाँ पढ़ाते हैं और 1 साल पूरी तरह लाइव एयरक्राफ्ट पर दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर, जहाँ पर नाइट हॉल्ट जहाज का होता है, जहाँ पर व्यापक मरम्मती या उसकी जांच होती है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होगी। दूसरा कोर्स 4 साल का है जिसमें 2 साल यहाँ पढ़ाएंगे और 2 साल में लाइव एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग करने के लिए भेजे जाएंगे। जब हम यहाँ 1 साल या 2 साल पढ़ाते हैं, उस दौरान भी हम आधा थ्योरी पढ़ाते हैं, आधा प्रैक्टिकल कराते हैं। और 1 महीना के लिए पूरे साल में 1 साल की ट्रेनिंग वाले के लिए 1 महीना बाहर भेज करके फिर लाइव एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग कराते हैं। और जो 2 साल यहाँ पढ़ते हैं उनको 2 महीना के लिए बाहर भेज करके उसी 2 साल के दौरान 22 महीने यहाँ पढ़ेंगे और 2 महीना बाहर ट्रेनिंग करेंगे लाइव एयरक्राफ्ट पर। यह व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने 2018 से की। चूँकि जब मोदी जी की सरकार आई उस समय इन्होंने देखा कि देश का कौन सा हिस्सा हमारा पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, दुनिया के अन्य विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए हमें किस क्षेत्र पर जोर देना पड़ेगा। तो देखा गया कि हम हवाई जहाज़ के क्षेत्र में अभी भी रूस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस या यूके उसके जोर में नहीं है।
तो उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हुआ कि क्या करें, हवाई जहाज़ मंगा लें, हवाई अड्डा बना लें। हुआ कि यह सब तो आप कर सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पहले जो कोर्स था उसमें काफ़ी 7 साल लग जाते थे लाइसेंस लेने में। मोदी जी ने कहा कि हमें जल्दी लाइसेंस देना है और जल्दी इंजीनियर तैयार करना है। दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो ऐसी चीज़ है कि जब तक वे पूरी तरह ट्रेंड नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे, तब तक हम हवाई जहाज़ में कैसे, क्योंकि ये तो कोई मोटर गाड़ी नहीं कि खराब होगा तो रोड के बगल में ठेल देंगे, ऊपर पर खराब होगा तो कोई उपाय नहीं है। तब हुआ कि एक ही उपाय है इसका कि हम कम दिन में तैयार करने के लिए उनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स को बना देते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कई गैरेज में दस्तखत करने नहीं आता है मोटर मैकेनिक को, वह भी 1 नंबर का मैकेनिक हो जाता है, क्योंकि वह प्रैक्टिकल करते करते हो जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इस कोर्स को 2018 के मार्च से मोदी जी 14 में आए, लेकिन 4 साल लगभग लग गया इस सारी व्यवस्था को कि कैसे हम करें दुरुस्त बनाने में। सही बात। 2018 से इस कोर्स को मार्च से बदल दिया गया। अब कम दिनों का कोर्स हुआ और प्रैक्टिकल इतना कराया जाता है कि इतने ही दिनों में लड़के पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। ये जो जिस तरीके का आपने जो ट्रेनिंग की जो अवधि बनाई, आपने ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, क्या ये पूरी तरह से परमानेंट उनका एक जॉब है या फिर कुछ परमानेंट जॉब है? यहाँ तक कि वे कभी रिटायर नहीं करेंगे। रिटायर नहीं करेंगे? रिटायर तो सरकार में रहने पर होता है। जी सर। जबकि आप देख रहे हैं कोई एयरलाइंस सरकारी नहीं है। जहाँ काम करेंगे सारे एयरलाइंस प्राइवेट हैं। एयर इंडिया सरकारी था, वह भी प्राइवेट हो गया। इसलिए ऐसे इंजीनियर कभी रिटायर भी नहीं करते जब तक उनका माइंड और शरीर साथ देगा। अच्छा, मतलब जब तक उनका माइंड और शरीर साथ दे रहा है तब तक वो पूरी तरह से काम करने के लिए लायक हैं। जी। जिस दिन वो मतलब इस तरीके का माहौल आया तो फिर वो अपने से रिटायर हो सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ मतलब कंपनी या डिपार्टमेंट इस तरह का रिटायरमेंट का कोई सॉल्यूशन या फिर कोई ऐसा टर्म कंडीशन नहीं रखती? कोई उम्र सीमा नहीं है। कोई उम्र सीमा नहीं। सर, क्या जिस तरीके का आपने जो संदेश दिया है बहुत ही रोमांचक और बहुत ही बेहतरीन आपने संदेश दिया है सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? यहाँ सबसे भारी दिक्कत क्या है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चे देहात के हों या शहर के, आमतौर पर जानते हैं क्या पढ़ कर साइंस करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आज इंजीनियरिंग के फील्ड में सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब जितना इंजीनियर चाहिए उससे ज़्यादा हर साल निकल जा रहा है। इसलिए वहाँ भी थोड़ी सी बेरोजगारी की स्थिति पैदा ले रही है या कम रुपये में उनकी नौकरी लगती है। यह फील्ड ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अभी भी विदेश के इंजीनियर को अपने देश में डॉलर में भुगतान करके बहुत सी कंपनियां रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर उतना है नहीं। अब सवाल ये उठ सकता है कि क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का नाम लिख लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 आदमी पर एक डॉक्टर है, विदेश में कहीं 1,000 पर, कहीं 2,000 पर एक डॉक्टर है। तो यहाँ क्यों नहीं हम बड़े बड़े हॉल में लड़कों को बैठा करके और माइक पर भाषण देकर डॉक्टर बना देते हैं। डॉक्टर उस तरह नहीं बन सकता कोई। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए पूरा आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर वे सीख सकें, उसी तरह से हवाई जहाज में लिमिटेड सीट है। यहाँ एक बैच में सिर्फ 30 लड़के रह सकते हैं, अधिक नहीं। उससे अधिक डीजीसी हमें नाम लिखने नहीं दे सकता एक का भी। इसलिए क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सीखने के लिए उतना प्रैक्टिकल का सामान रहेगा तभी हो सकता है। बाहर भी उनको भेजेंगे जिस जहाज पर ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ भीड़ खड़ा रहेगी तो थोड़े सीख सकेंगे वो। कम लड़के रहेंगे तभी उसमें काम करके सीख सकेंगे। इसलिए ज़्यादा लड़कों को हम ये सरकार 1 साल में निकाल ही नहीं पाती है। और इतना तेजी से हवाई क्षेत्र में विकास हो रहा है। अपने बिहार का ही देखिए ना, दिनों दिन कितना हवाई अड्डा बनता जा रहा है। तो
इंजीनियरों की बहुत कमी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग नहीं जान पाते हैं कि ये भी एक फील्ड है, जिसके चलते कहीं चले जाते हैं, अच्छे अच्छे लड़के चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो पास हैं, सिर्फ पास लड़के का ही नाम लिखा जाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। एक पढ़ा लिखा आदमी आएगा और प्रैक्टिकल जितना करा जाता है वो करेगा तो वो पूरी तरह सीख जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा पूरी तरह से। सर अभिभावक यही जानना चाहते हैं सर कि जिस तरीके का आपने क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि यहाँ पर वैसे ही बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, कोई जरूरी है कि फर्स्ट क्लास वाले बच्चे भी यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं। और सरकार प्रोत्साहन जिस तरह बिहार में दे रही है, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना आप जानते हैं। आज अगर आपने अखबार पढ़ा होगा सुबह में तो देखा होगा कि सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम उनको सूद भी नहीं उनसे लेंगे। ये सरकार का निर्णय आज के अखबार में। जी जी बिल्कुल। और जितने किस्त में उनको देना पड़ता था पैसा, उससे भी ज़्यादा किस्त में अब छोटा छोटा किस्त में देना पड़ेगा। मतलब किसी तरह को प्रेशर अब मतलब छात्रों को नहीं दिया जा रहा है, जी हाँ। प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए। जी हाँ। वो अपने मन से अपने तरीके से जैसा सहूलियत हो अपने तरीके से। और अच्छी बात इस फील्ड में ये भी है कि यहाँ से पढ़े हुए लोग दुनिया के 192 देश, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक है, भारत भी उसका मेंबर है, और सारे देश, एक आध देश को छोड़कर सारे मेंबर्स हैं। यहाँ का पढ़ा हुआ पास किया हुआ आदमी दुनिया के 192 देश में कहीं काम कर सकता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि जहाज तो एक देश से दूसरे देश में उड़ता है। सभी जगह जहाज कैसे उड़ेगा, कौन सा नियम हो, लगभग एक नियम रखा गया है ताकि एक रूपता बनी रहे। इस एक रूपता के कारण ही दूसरे देश का पढ़ा हुआ आदमी भी हमारे यहाँ काम करेगा और हमारे यहाँ पढ़ा हुआ भी दूसरे देश में काम करेगा। सर दर्शक जानना चाहते हैं सर यहाँ का एक एड्रेस जो बिल्कुल आपसे मतलब आपके द्वारा ये संदेश मिलना चाहिए कि एड्रेस क्या है ताकि बच्चे और अभिभावक यहाँ पे आ सकें। जी, यहाँ का पता क्या है? यहाँ का पता जी, यहाँ का तो पता भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, पटना एयरपोर्ट, पटना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वकर्मा पूजा के सर आपको हार्दिक बधाई, आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग सर एक कार्यक्रम करते हैं। एक सवाल है जी, एक सवाल सर इनका भी। सर, जैसा कि आपने बताया कि 12th के बाद जो है पास आउट छात्र जो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर कॉस्ट क्या होगा और कितने, जैसे 2 साल का भी बताया आपने, 4 साल का भी बताया, तो क्या दोनों का कॉस्ट एक ही रहेगा या फिर अलग अलग रहेगा? दोनों एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ही कहलाते हैं, किंतु जो 2 साल का कोर्स करते हैं वे लाइन मेंटेनेंस करते हैं। उदाहरण के लिए कोई जहाज दिल्ली से उड़ा, लखनऊ में उतरा, आधा घंटा 45 मिनट वहाँ रुक करके फिर उड़ा, पटना में रुका, फिर यहाँ से कलकत्ता के लिए चला गया, तो बीच में जहाँ जहाँ रुका वहाँ भी ट्रेन की तरह देखते हैं। ट्रेन में भी कई स्टेशन बीच में रहते हैं जहाँ पर ट्रेन के रुकते ही सर्विसिंग उसकी शुरू हो जाती है। कोई उसका डायनमो चेक करता है, कोई बाथरूम में पानी डालने लगता है। उसी तरह से बीच बीच में जहाँ जहाज उड़ेगा लाइन मेंटेनेंस उसको करते हैं। इंजीनियर वहाँ लगे रहेंगे, जो मोटा मोटी चेकिंग ज़रूरत है वो चेक करेंगे। और जो यहाँ 4 साल का कोर्स करेंगे वो मेजर मेंटेनेंस करते हैं, जहाँ नाइट हॉल्ट पूरी तरह जहाज का होता है या कई दिन तक जहाज वहाँ रुके रहेंगे। अगर कोई खराबी है उसको ठीक करने के लिए जो इंजीनियर होंगे वो 4 साल के कोर्स वाले होंगे। कॉस्ट क्या है सर दोनों का यहाँ का? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। नहीं सर, मतलब फ़ी क्या लगेगी अगर दोनों तैयारी करना फी? चाहें? हाँ, फी 2 साल के कोर्स वालों के लिए फी लगभग 4 लाख रुपए है, सभी कुछ मिलाकर। उसमें हम उनको पढ़ने लिखने का भी जितना किताब वगैरह है सब देते हैं। और 4 साल वाले में लगभग 7.5 लाख। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं? जी, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं? हॉस्टल फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्टल पहले था, लेकिन होता क्या है यहाँ कि लड़के नाम लिखाने के समय कहीं उपाय नहीं रहता है तो पूछते हैं हॉस्टल में रह जाते हैं। 1 आध महीना बीतता है, उनको सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, वो हॉस्टल छोड़ करके कहीं डेरा लेकर के 2 लड़के 3 लड़के मिल करके अपना रहने लगते हैं, तो फिर हॉस्टल खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी टैगिंग है दूसरी जगह हॉस्टल,
यहाँ शेखपुरा मोड़ पर हॉस्टल है। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ बिहार के स्टूडेंट हैं या अदर स्टेट के भी हैं? यहाँ 95% बिहार के हैं और 5% में झारखंड, बंगाल, यूपी, राजस्थान तक के बच्चे हैं। थैंक यू सर। यहाँ पे जो कोर्स होता है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। और एक्चुअली में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वैसे लोग होते हैं जिनका मेनली काम ये होता है कि हवाई जहाज़ को, एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करना। हवाई जहाज़ में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं आए उसके लिए यहाँ के ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे जो होते हैं उसको मेंटेनेंस करते हैं। और इस कोर्स के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये भारत सरकार द्वारा अप्रूव कोर्स होता है। भारत सरकार के एक बॉडी होते हैं DGCA जो इस कोर्स को अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिनको बोला जाता है। जो कोर्स कैरिकुलम होता है वो जो कोर्स जो यहाँ पे है वो आवर बेसिस पे डिसाइड है। जैसे और कोर्स की तरह ये कोर्स नहीं होता है जो जैसे डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता है। इसको ये जो कोर्स है वो लाइसेंस वाले कोर्स होते हैं और इसमें बच्चे DGCA के एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करके लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद वो एलिजिबल होते हैं हवाई जहाज़ को मेंटेनेंस करने के लिए। और सर जैसे कि छात्र यहाँ पे एडमिशन लेते हैं सर, एक प्रक्रिया आती है एडमिशन का फॉर्म के साथ साथ एडमिशन फ़ी की। बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चे का अभिभावक जानना चाहते हैं सर क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है, किस तरह का रूल्स है? ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है इस कोर्स के लिए वो 10+2 PCM होता है। कोई मिनिमम इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स तय नहीं है। और यहाँ इंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बच्चे उसमें सिलेक्शन होते हैं उनका यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ का जो कोर्स है वो एक्चुअली 2 तरह का कोर्स है। इनका 3 तरह का है। B1.1 है जो बेसिकली मैकेनिकल है, और B2 है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, B2 कैटेगरी है। और एक और कैटेगरी है A1। A1 का जो कोर्स है वो 2 साल का ही है, जिसमें से 1 साल यहाँ इन हाउस पढ़ाया जाता है और 1 साल जो है आपको बाहर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है 1 ईयर का, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीशन होता है। सिमिलरली B1.1 और B2 ये 2 कैटेगरी हैं जो 4 साल का कोर्स है, जिसमें 2 साल का कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है और 2 साल जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया जाता है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये टोटल 4 इयर्स का जो है करिकुलम, उसमें से 2 इयर्स का जो है फीस यहाँ पर जी वो लगभग 8.5 पड़ता है 2 साल का, जिसके अंदर ना सिर्फ यहाँ का फीस है बल्कि जो बाहर 2 साल के अंदर भी हम लोग 1-1 महीना करके 2 बार बाहर भेजते हैं। 2 मंथ का ट्रेनिंग 2 ईयर में जो है वो बाहर होता है, उसका ट्रेनिंग का कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ता है। वो इंक्लूड करके हमने बोला कि अभी वाले क्राइटेरिया में लगभग 8.5 लाख पड़ता है। और जो कैटेगरी A1 का है जिसमें 2 इयर्स में 1 ईयर यहाँ रहते हैं, उसमें भी 1 मंथ का बाहर का ट्रेनिंग होता है और वो दोनों इंक्लूड करके लगभग 4 क्रॉस कर देता है। 4 क्रॉस सर जैसे टेक्निकल की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बच्चों के लिए कि टेक्निकल जो हैंड होती है, टेक्निकल जो काम होता है किस तरीके से हैंडल होती है? यहाँ पे जो मेनली जो होता है वो एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट कोई फ्लाई कर रहा है उससे पहले उसको मेंटेनेंस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट अभी फिट टू फ्लाई है कि नहीं। अगर स्काई में फ्लाई कर रहा है, आकाश में जा रहा है, तो वो ठीक ठाक काम करने के लिए है कि नहीं। तो उससे पहले जो यहाँ के प्रशिक्षित बच्चे होते हैं, जो यहाँ से लाइसेंस होल्डर होते हैं, वो उसको चेक करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट अच्छा है या ख़राब है, और फिर उसको जाके एक सर्टिफिकेट होता है जो देते हैं, तब जाके एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, अन्यथा उसको रोक दिया जाता है। अगर ये ज़्यादातर एक संदेश दे दिया जाए उन छात्र छात्राओं के अभिभावक को कि यहाँ पे आए और यहाँ पे बेझिझक यहाँ पे आके एडमिशन कराए अपने बच्चों को और यहाँ पे बेहतरीन यहाँ से अपना लाइफ शुरुआत कर सकते हैं। 100% यहाँ के बच्चे पिछले 4-5 सालों से पहले भी 100% होते हैं, लेकिन अभी अगर आप जाके देखिएगा कहीं पे भी, ये तो बताने की बात नहीं है, ये तो डाटा है कि एविएशन का ग्रोथ डबल डिजिट में है एंड एज कम्पेयर टू दुनिया के किसी भी देश से एविएशन का इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हो रहा है। और ये तो बात सब लोग जानते हैं कि जो पहले कितने नंबर ऑफ एयरपोर्ट थे और आज कितने हैं, आज कितने कनेक्टिविटी हो गए हैं ज़्यादा।
पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो सॉरी ऑल ओवर बिहार में, लेकिन आज आप काउंट कर लीजिए कि कितने हैं। पटना एक्टिव पहले ही से था, गया हो गया, पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो ये नंबर ऑफ जो एयरपोर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है इंडिया में। एविएशन का इम्प्रूवमेंट डबल डिजिट में है, किसी भी इंडस्ट्री में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जितना कि एविएशन में है। सर जैसे कि हम लोग पटना में जिसे सर्वे किए उसमें मालूम चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जाए, प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत सारे एविएशन सेंटर खोल चुके थे और कुछ एविएशन सेंटर तो बंद भी हो चुके। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उस दर में क्या कुछ हुआ? अब दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप उसको ठीक प्रोसेस से नहीं चलाइएगा तो होगा ही। लेकिन ये जो आपको कहीं से पता चला कि हाँ बंद हो गए या कुछ हो गए, ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या कुछ ऑप्शन है सर? यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है, पूरी यहाँ अधिकतर बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ही पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होता है। मतलब आप कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एविएशन सेंटर बंद हो चुके? कोई नहीं, सारे एविएशन सेंटर अभी फिलहाल चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये आप अभी के समय को आप गोल्डन एरा एविएशन के लिए कह सकते हैं। जी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्क पावर नहीं मिल रहा है। आप डाटा जाके चेक कीजिए कि कितने बोइंग और कितने एयरबस के ऑर्डर मिले हैं, और ये भारत सरकार के वेबसाइट पे भारत सरकार के द्वारा बताया गया चीज़ है कि कितने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हुआ है, और उसके हिसाब से आप पता कर लीजिए कि पहले कितने एयरक्राफ्ट थे और अभी कितने हैं और फ्यूचर में कितने होंगे। इसका मतलब ये तो बड़ी खुशी की बात है सर जिस तरह से आपने संदेश दिया, क्योंकि चूंकि हम जो बात कर रहे थे भारत सरकार से हटके बात कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, जहाँ पे प्राइवेट जिस तरह की कंपनियां एविएशन सेंटर खोली हुई थी, उस दरमियान हमने आपसे बात किया था कि भाई वो प्राइवेट बहुत सारे सेक्टर में एक दो सेक्टर जो है जो बंद हो चुके प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं, कुछ ऐसे कंपनी हैं जिसको जैसे कि आप अगर जेट एयरवेज का सेंटर थी वो एविएशन ट्रेनिंग सेंटर कोई बंद हो गया, तो हमने आपको बताया कि दुनिया में सारे इंडस्ट्री अगर कोई खुलते हैं, चाहे कितना भी है, आईटी है, तो क्या सारे आईटी वाले प्रॉपर वर्क करते ही हैं क्या? ये आपका पूरी तरह से मानना हो गया कि वो वर्क करते हैं। हाँ, कुछ अगर लैकनेस रहेगा, आपका क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी रहेगा तो गड़बड़ी तो होगा ही। बट दिस इंस्टीट्यूट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया।